चुड़ैल चाची के 5 भूतिया बेटे। काव्या नाम की डरावनी चुड़ैल अच्छा अच्छा खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और अपने 5 भूतिया बेटों को आवाज देते हुए कहती है, श्रवण, मोहित, विक्रम, गोलू, पप्पू बेटा, जल्दी आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया पसंदीदा खाना बना दिया है। अरे वाह चाची माँ, आपने तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। आहा चाची माँ, आपने तो मेरे लिए चिकन कबाब बनाया है, इसे तो मैं झट से खा जाऊंगा। और मेरे लिए पास्ता मैगी बनाई है, बल्ले बल्ले। ओए होए, मेरे लिए तो आलू पूरी बनाई है, शुक्रिया चाची माँ। ये कहकर चारों बच्चे खाना खाने लगते हैं। तभी चुड़ैल काव्य कहती है, अरे मेरा गोलू बेटा कहाँ है? वो छोटा है, तुम उसको वहीं छोड़कर आ जाते हो। तुम चारों में से कोई भी उसकी खीर को हाथ मत लगाना, वरना मारूंगी। ठीक है माँ, हम नहीं छुएंगे खीर को। तभी चुड़ैल काव्या अपने छोटे बेटे को खेलते हुए खिलौने के साथ उठाकर ले आती है और अपने हाथ से खीर खिलाते हुए कहती है, गोलू बेटा, ये लो खीर खा लो मेरे हाथ से, तुम्हें पसंद है ना? अंदर क्यों बैठे थे? माँ, साले भैया मुझे थले दे और मैं दरवाजे में बंद हो गया, मुझसे थुला ही नहीं तो मैं खेलने लग गया। कोई बात नहीं बेटा, ये लो खाना खाओ, इनकी तो मैं पिटाई कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें लगा कि ये बाहर चला गया और हम इसे देख ही नहीं पाए। ठीक है, इस बार माफ कर रही हूँ, अगली बार से तुम सबकी खैर नहीं, ध्यान रखा करो मेरे छोटे बेटे का। इस तरह काव्या अपने 5 भूतिया बच्चों को एक एक करके अपने हाथ से खाना खिलाती है। इस तरह चुड़ैल अपने 5 बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, उन्हें एक साथ पढ़ाती है, उनके साथ लुका छुपी खेलती है, उनकी हर इच्छा को पूरी करती है। ऐसे ही एक रात अपने 5 बच्चों को सुलाते हुए वो लोरी गाती है, जू 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 जू, जू 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 जू, यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए, जू 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 जू, जू 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 जू। अरे श्रवण, सारे बच्चे सो गए, तुम क्यों नहीं सोए अभी तक? चाची माँ, मैं समझदार हूँ ना, बड़ा भी तो हूँ। तो क्या आप मेरी एक बात का जवाब देंगी? हाँ बेटा, बोल। आप हमारी चाची माँ हैं, पर आप प्यार तो हमें माँ की तरह करती हैं, फिर हमारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हारे माता पिता से हम बहुत दूर हैं, इतनी दूर कि वहाँ हम कभी नहीं जा सकते और ना ही जाएंगे। चाची माँ, पूरी बात क्या है, मुझे बताइए ना। ठीक है, तो सुनो। कुछ समय पहले की बात है, जब तुम भी नहीं थे, घर में बस तुम्हारी दादी निर्मला और जेठानी जी यानी कि तुम्हारी माँ सविता ही रहती थी। 2 महीने पहले ही जेठ जी का एक प्लेन क्रैश के दौरान देहांत हो गया। ऐसे में माँ जी और जेठानी जी का रहना बड़ा मुश्किल हो गया था, खाली घर काटने को दौड़ रहा था। तो माँ जी प्रदीप को कॉल करती हैं। हाँ माँ, कैसे याद किया आपने? अरे कब आएगा तू यहाँ पर? विदेश से तेरे भाई की खबर दी थी ना तुझे, थोड़ा तो लिहाज करके अब यहाँ बसने आ जा। अच्छा माँ, गुस्सा मत करो, मैं आ रहा हूँ और आपके लिए एक सरप्राइज भी है। अरे अपने सर पर आइसक्रीम रखकर इतने दूर से लाएगा तो पिघल जाएगी, पहले तू घर पर आ। माँ, आप भी ना अलग ही कॉमेडी करती हो। ऐसा कहकर प्रदीप फोन रख देता है। 2 दिन बाद प्रदीप शेफाली के साथ शादी करके अपने घर पर दस्तक देता है। जैसे ही निर्मला दरवाजा खोलती है तो कहती है, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, तुझसे मिलने के लिए कितना तरस रही थी। और ये क्या है, तूने शादी कर ली? हाँ माँ, यही आपके लिए तोहफा है और आप चिंता मत करिए, शेफाली बहुत अच्छी लड़की है, इसे घर के सारे काम बखूबी तरीके से आते हैं। चल ठीक है, कोई बात नहीं। अरे बड़ी बहू, जरा आरती की थाली लेकर आना, नई बहू का स्वागत करना है। निर्मला की आवाज सुनकर सविता अंदर से आरती की थाली लेकर आती है कि उसकी नजर अपने देवर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो मोहित हो जाती है। प्रदीप अपनी पत्नी के साथ अंदर आकर सविता को प्रणाम करता है कि वो सुन नहीं पाती। भाभी, भाभी प्रणाम, कैसे हो? भाभी नमस्ते। अरे भाभी, आप कहाँ खोई हुई हैं? वो कुछ नहीं, आओ ना, अंदर आओ।
देवर जी कितने बदल गए हैं। मेरा तो इन्हें देखकर ही दिल डोल गया है। कुछ देर बाद खाना खाने के बहाने सविता प्रदीप का हाथ पकड़ती है, बार बार उसके करीब आने की कोशिश करती है, तो कभी सामने से गुजरकर उसकी गोद में गिर जाती है। अरे 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 भाभी संभल कर। तुम आ गए हो ना तो मैं संभल जाऊंगी, और मुझे भाभी मत बोला करो, मेरे साथ वक्त बिताया करो। तुम्हें देखकर तुम्हारे भाई की याद आती है। जी बिल्कुल। बहाने से सविता प्रदीप को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, उसे रिझाकर रखती है, जिस बात का शेफाली को कभी भनक नहीं लगती। लेकिन प्रदीप शेफाली से बहुत प्यार करता था। एक दिन शेफाली सास को अपनी मां बनने की खबर देती है। माँ जी खुश हो जाइए, अब आप दादी बनने वाली हैं। अच्छी बात है। चल अच्छा है, बड़ी बहू ने तो मुझे कोई खुशी नहीं दी, तूने ही दे दी। माँ जी आप बड़ी तारीफ कर रही हैं ना देवरानी जी की, इससे उसका बच्चा भी छीन लूंगी और उसका पति भी। क्योंकि सविता विधवा निसंतान की जिंदगी जी रही थी, इसलिए वो जादू टोना सीखकर शेफाली पर जादू टोना कर देती है, जिससे वो अपने बच्चे को खो देती है और कभी मां नहीं बन पाती। इस खबर से शेफाली टूट जाती है। धीरे धीरे प्रदीप उससे दूर होने लगता है और अपनी भाभी से प्यार करने लगता है। घर की खुशियों के लिए निर्मला मन्नत मांगने वैष्णो देवी जाती है। वहीं एक दिन प्रदीप और सविता एक दूसरे से गले लगकर कहते हैं, प्रदीप हम दोनों को एक दूसरे से और कितना दूर रहना पड़ेगा। शादी कर लो मुझसे और उस शेफाली नाम के कांटे को हटाओ। तुम चिंता मत करो, वो मुझे बच्चे तो दे नहीं सकती, और उससे ज्यादा तुम खूबसूरत हो, तो तुमसे तो शादी करनी ही होगी। आज ही उसका किस्सा खत्म। वहां से गुजरते हुए शेफाली उनकी ये सारी बचकानी बात सुन लेती है और कहती है, धोखा किया आप दोनों ने मेरे साथ। प्रदीप तुम तो मुझसे प्यार करते थे, फिर ऐसा क्यों किया? मैं माँ जी को तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दूंगी। हम बताने देंगे जब ना। ऐसा कहकर प्रदीप उसका मुंह पकड़ता है और सविता चाकू घोंपकर उसे मार डालती है, जिसके बाद शेफाली चुड़ैल बन जाती है। अगले पल जब निर्मला वापस लौटती है तो शेफाली का शव देखकर कहती है, अरे बहू शेफाली को ये क्या हुआ? माँ जी देवरानी जी हमें छोड़कर चली गई। बच्चे न होने के गम से उन्होंने आत्महत्या कर ली और जाते जाते कहा कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करके इस वंश को आगे बढ़ाएं। कैसे दोनों छूटे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। आखिर जो चाहते थे वही हुआ, लेकिन मैं भी इसका बदला लेकर रहूंगी। हे भगवान, हमारी छोटी बहू को भी आपने हमसे छीन लिया। सविता अगर बहू की यही इच्छा थी तो तुम दोनों शादी कर लेना। कुछ समय बाद सविता और प्रदीप शादी कर लेते हैं, जिसके बाद एक एक करके उनके 5 बेटे पैदा होते ही कमजोरी के कारण मर जाते हैं। तुम 5 बच्चों के मरने के बाद तुम्हारी आत्मा मेरे पास आ गई और मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह पालने लग गई, क्योंकि मैं अपने बच्चों को खो चुकी थी। मैं तुम्हारी चाची हूँ और वो तुम्हारे पापा थे। चाची माँ आप बहुत अच्छी हो। आपने हम 5 भाइयों को माँ का प्यार दिया और माँ पापा ने आपको धोखा दिया, वो बहुत गंदे थे। चलो बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। जी माँ। ऐसा कहकर श्रवण भी सो जाता है। तभी शेफाली खिड़की के पास खड़ी हो जाती है, जहां आसमान में बिजली कड़कती है और बारिश होती है। माफ करना श्रवण बेटा, मैंने तुमसे एक सच्चाई छुपाई, वो ये कि जीते जी तुम 5 बेटों को मारकर तुम्हारी आत्मा को कैद कर अपने साथ ले आई, ताकि बच्चे खोने का दर्द मैं उस सविता की आंखों में देखूं। हॉस्पिटल में फूट फूट कर रोते हुए सविता प्रदीप के गले लगकर कहती है, प्रदीप ये क्या हो गया? हमारा 5वां बेटा भी मरा हुआ पैदा हुआ। क्या हमारे नसीब में एक भी बच्चे का सुख नहीं है? ये सब मेरी वजह से हो रहा है। शेफाली पर मैंने टोना टोटका किया था, उसी की सजा मिल रही है अब। मतलब तुमने मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाई थी? सजा तो हम दोनों को मिलनी ही थी। मैंने भी शेफाली को धोखा दिया। मतलब इसने हर तरफ से मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। आज मुझे इसके 5 बेटे छीनकर बहुत सुकून मिल रहा है, लेकिन मैं उन्हें माँ का प्यार दूंगी। और उस दिन से आज तक मैं अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाल रही हूँ। तुम 5 बच्चे मुझसे नफरत ना करो। सिर्फ इसीलिए बच्चों मैंने तुमसे सच्चाई छुपाई। इस तरह चुड़ैल अपने 5 भूतिया बेटों के साथ अपनी अलग दुनिया में खुशी खुशी रहती है। चुड़ैल ने जन्मी 5 इंसानी बेटियां। एक चुड़ैल सोती हुई 5 लड़कियों को हाथ में चाकू लिए मारने वाली थी, लेकिन अचानक से उसका हाथ जोर जोर से कांपने लग गया। तभी उनमें से 2 लड़कियां अपनी आंखें खोलकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ माँ, आपका हाथ क्यों कांप रहा है? मार डालिए ना माँ। आप हमें मारना चाहती हैं?
हाँ माँ, मार दीजिए। क्या हुआ, आप हमें मार नहीं पाई? आप हमें मार भी नहीं सकती हैं माँ, क्योंकि हम आपकी बेटियां हैं और माँ कभी अपने बच्चों को मार नहीं सकती। साफ झलक रहा है आपका प्यार। तभी गुस्से से चुड़ैल पैर पटक देती है और चाकू फेंक कर कहती है, मेरी बुरी किस्मत है या अच्छी मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम पांचों ने मिलकर मेरा पूरा खेल खराब कर दिया। क्या करूं? माँ हूँ, सही बोला तुमने। कैसे तुम्हें मार सकती हूँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है? माँ, आपको जिस बात से फर्क पड़ रहा है वो बात अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि वो कभी नहीं हो सकता। उसके बाद भी आप खुशी से रह पाएंगी। हाँ माँ, आप जो सोचती हैं वो बेहद गलत है। छोड़ दीजिए इन सब चीजों को, कुछ नहीं रखा इनमें। आखिर 8 साल की 2 इंसानी बच्चियां क्यों एक चुड़ैल को माँ कह रही थी और उसकी बेटियां किस काम को छोड़ने के लिए कह रही थी, और आखिर क्यों एक चुड़ैल माँ उन बच्चों को मारना चाहती थी? आखिर इस पूरी कहानी का सच क्या था? ये जानने के लिए आपको 8 साल पीछे जाना होगा, जहाँ एक गर्भवती चुड़ैल गुफा में दर्द से करहा रही थी। आखिर मेरा सपना पूरा होने ही वाला है। मेरे बच्चे आने वाले हैं, उसके बाद मैं करूंगी इस पूरे गांव पर राज। दर्द और खुशी दोनों ही एक साथ हो रहा है। तभी चुड़ैल बड़बड़ाते बड़बड़ाते ही अपनी 5 बेटियों को जन्म देती है, जिसका वो हवा में पालना लगाकर उन्हें झुलाती है। आज मुझे इन्हें देखकर दुगनी खुशी हो रही है, क्योंकि अब मैं अपना बदला लूंगी उस गांव को तबाह करके। राहुल, तूने मुझे धोखा देकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। कितना पागल थी तेरे प्यार में मैं। चुड़ैल भूत के साथ कपल डांस करते हुए। साया जब से मिला तेरा साया, बाया मुझे हर बार तू बाया, लाया सपने हजार तू लाया, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे। तभी दोनों भूत की शादी हो जाती है। राहु आधा भूत और आधा इंसान था। ये बात उसने आखिरी समय में बताकर श्रुति चुड़ैल को छोड़ दिया और अपने गांव भाग गया। राहु, तू भले ही मर गया, लेकिन रहता तो तू उसी गांव में था ना, इसलिए मैं उन गांव वालों का जीना दुश्वार कर दूंगी। भाग गया वो राहु मुझे धोखा देकर। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था इतनी मुश्किल कड़ी कर देगा, सोचा न था। उड़ गए तोते मेरे तो उड़ गए तोते, लेकिन उस गांव पर हमला करने का बच्चे बड़े हो जाएं। 5 को चुड़ैल बनाकर गांव वालों का जीना दुश्वार कर देना है मैंने। 3 साल बीत जाते हैं और अपनी खेलती हुई 5 बच्चों को देखकर वो कहती है, ये 5 इतनी धीरे धीरे क्यों बड़ी हो रही हैं? ये तो मेरी चुड़ैल बेटियां है ना, और चुड़ैल के बच्चे तो 1 साल में पलक झपकते ही बड़े हो जाते हैं। तो ये अब तक चुड़ैल क्यों नहीं बनी? ना इनके लंबे दांत ना खून है, कहीं राहु की वजह से ये इंसानी तो नहीं बन गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इंतजार करना चाहिए। तभी उसकी 5 बच्चियां रोने लगती हैं। वो उन्हें मांस के टुकड़े लाकर देती है तो हाथ मार देती है, और जब चावल रखते हैं तो वो उठाकर खा लेती है। जो खाना चाहिए वो तो खाया नहीं, शाकाहारी खाना खा गई। मुझे इंतजार करना चाहिए, क्या पता बड़े होकर चुड़ैल बन जाए, मेरी शक्तियाँ तो आई होंगी। वक्त बीतता है। श्रुति चुड़ैल अपने बच्चों के साथ उसी तरह से खेलती है जैसे एक आम माँ अपने बच्चों के साथ खेलती है। वो माँ का प्यार देती है। इस तरह चुड़ैल की 5 बच्चियां 8 साल की हो जाती हैं। रंपा, मोहिनी, चंद्रिका, तारा, सावी 5 मिट्टी का घर बनाकर खेल रही थी। तभी एक भेड़िया आकर उनकी मिट्टी का घर तोड़ देता है, जिसे 5 गुस्से में उसे देखती हैं कि उसकी नजर से ही वो भेड़िया दूर चला जाता है और जादू से मिट्टी का घर दोबारा बन जाता है। ये देखकर 5 बोलती हैं, अरे ये क्या, हमारे देखने से वो खूंखार भेड़िया भाग गया और हमारा मिट्टी का घर भी बन गया, पर कैसे? वही मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जरूर कोई तो बात है। तुम्हारे पास मेरी चुड़ैल शैतानी ताकतें हैं। सिर्फ तुम्हारी आंखों की नजर से वह भेड़िया भाग गया और जादू से मिट्टी का घर बन गया। जानती हो ना, तुम्हारी माँ एक चुड़ैल है। हाँ माँ। चुड़ैल अपने बच्चों की शक्ति आजमाने के लिए एक चील पर नजर डालकर गिराने को कहती है, पर बच्चियां 5 आम को गिरा देती हैं। माँ, हमें बेकार में किसी को नहीं मारना चाहिए। अब ध्यान से सुनो तुम 5, मेरी बात सुनो। पास में एक मंडा नाम का गांव है। उस गांव में जाकर ऐसी तबाही मचाओ, ऐसी कि लोग इधर उधर भागने लगे, अपनी जान की भीख मांगे। उसकी ये बात सुनकर बच्चियां इनकार करती हैं, पर चुड़ैल आंखें दिखाकर उन्हें मंडा गांव भेज देती हैं। तभी 5 का वहां के मासूम लोगों को देखकर इरादा बदल जाता है।
यार मेरा तो इन लोगों को मारने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, ये लोग बेकसूर हैं। पता नहीं क्यों माँ इन पर जुल्म करना चाहती है, मगर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे कोई तो पानी पिला दो, प्यास के मारे मरी जा रही हूँ मैं, पानी दो, कोई पानी दो। ऐसा कहकर वो बुढ़िया बेहोश हो जाती है। तभी पांचों बच्चियां उसके पास जाती हैं और अपने जादू से पानी के जग लाती हैं। पानी की बूंदें वो बुढ़िया पर डालती हैं, जिससे वो होश में आकर अपनी प्यास बुझाती है। शुक्रिया बच्चों मुझे पानी पिलाने के लिए, भगवान तुम्हारी तरक्की करे। बहुत देर से प्यास मार रही थी, लेकिन किसी ने पानी नहीं पिलाया। कोई बात नहीं दादी, आपको और कुछ चाहिए तो हमें बता दीजिए। भूख लगी है बच्चों, और पैर में चोट भी लग गई है, इसलिए मैं चल नहीं पा रही। आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना। तभी मोहिनी जादू से खाना लाकर बुढ़िया को अपने हाथ से खाना खिला देती है। इस बात का बुढ़िया को पता नहीं चलता। फिर चंद्रिका उसके पैर पर मरहम पट्टी कर देती है। ऐसे ही पांचों काफी समय बाद गुफा जंगल से बाहर एक गांव में आए थे, इसलिए वो गांव को घूमने लगती हैं और घूमते घूमते उन्हें जितने भी बेसहारा लोग मिलते हैं उन्हें वो खाना खिलाती हैं, हाथ पैर दबाकर सेवा करती हैं और अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलती हैं। अरे आजा गोलू, मैं यहाँ छुपी हूँ, पकड़ मुझे, पकड़। आ रहा हूँ मैं। तभी गोलू पेड़ के पास जाकर तारा को धप्पा कर देता है। पांचों लड़कियां गांव में बहुत खेलती कूदती हैं और वहां चुड़ैल चिंता करते हुए कहती है, बहुत देर हो गई, ये आई क्यों नहीं अभी तक? पांचों धमाका कर दिया होगा। मेरी पांचों बेटियों ने वहां जाकर, लोग इधर उधर भाग रहे होंगे। मुझसे सब्र नहीं हो रहा, अब मैं वो जाकर देखती हूँ। तभी चुड़ैल मंडा गांव पहुंचकर देखती है कि सभी लोग वहां खुशी खुशी रह रहे हैं। वहां कोई हमला ही नहीं हुआ है और उसकी पांचों लड़कियां गांव के बच्चों के साथ खेल रही हैं। ये देखकर वो आग बबूला हो जाती है और कहती है, इन पांचों लड़कियों ने मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया। मैंने सोचा था कि यहाँ धमाके हो रहे होंगे, पर यहाँ तो इन्हीं के रंग में रंग गई। अब मैं ही इस गांव में तूफान लाऊंगी। तभी गुस्से से चुड़ैल अपने मुंह से आग निकालकर जगह जगह आग लगा देती है, जिससे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तबाही से पांचों लड़कियों को अपनी माँ का आभास होता है और वो अपनी माँ के पास जाकर कहती हैं, माँ आप ये क्या कर रही हैं? ये गलत है, हमें ऐसा किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तुम्हारे मरे हुए पिता ने मुझे धोखा दिया, उसका बदला तो इन गाँव वालों से लेकर ही रहूंगी मैं। माँ इन गांव वालों का कोई कसूर नहीं है, और अब जो इस दुनिया में नहीं है उसका कसूर कैसा? इन बेगुनाह लोगों को सजा मत दीजिए माँ, चलिए। नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी इस भागा दौड़ी में एक बूढ़ा कीचड़ में गिर जाता है। फिर पांचों लड़कियां उस बूढ़े व्यक्ति की मदद करके जादू से नए कपड़े पहना देती हैं। अपने बच्चों को मदद करता हुआ देख चुड़ैल कहती है, इन्हें मेरी शक्तियाँ तो मिली है, लेकिन उसे दुरुपयोग करने का साहस नहीं मिला। मेरी पांचों बच्चियां दूसरों की मदद करती हैं, सब बर्बाद हो गया। तभी उस रात चुड़ैल बहुत गुस्से में होती है और वो अपनी सोती हुई पांचों बेटियों को मारने ही वाली थी कि रंपा और मोहिनी कहती है, रहने दीजिए माँ, आप अपने 5 बच्चों को नहीं मार सकती, देखिए कैसे हाथ कांप रहे हैं। हाँ नहीं मार सकती मैं, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और एक माँ अपने बच्चों को नहीं मार सकती, चाहे वो एक चुड़ैल ही क्यों ना हो। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैंने तबाही मचाने को कहा, पर तुमने वहाँ लोगों की मदद की, मुझे मेरा सबक मिल गया। अब से मैं भी लोगों की मदद करूंगी। तभी उसकी 3 बेटियां भी जग जाती हैं और पांचों बेटियां अपनी चुड़ैल माँ से लिपटकर गले लग जाती हैं। चुड़ैल माँ। रात के अंधेरे में एक चुड़ैल जंगल से उड़ते हुए हवा में आकर तूफानी बवंडर मचाते हुए कहती है, सब मारोगे, कोई नहीं बचेगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको जिंदा से मुर्दा बना दूंगी। काफी देर इंतजार करने के बाद चुड़ैल किसी को आता न देखकर वापस तूफानी बवंडर के साथ जंगल की ओर भाग जाती है। गांव के घर में 2 अनाथ बच्चे लोगों के घर में दर दर भटकते हुए कहते हैं, कमला काकी कुछ खाने को दे दो, मैं और मेरा भाई बहुत ज्यादा भूखे हैं। आ गई मुंह उठाकर भुकनंगों की तरह। अरे मैंने क्या तुम लोगों का ठेका ले रखा है, या तेरा मरा हुआ बाप मेरे पास अनाज की बोरी छोड़कर गया है? निकल यहाँ से। निर्दयी कमला भूख से तड़प रहे बच्चों पर जरा भी तरस नहीं खाती और उन्हें अपने घर के दरवाजे से खदेड़ देती है, जिसके बाद बच्चे गांव के सभी घरों के दरवाजे खटखटाते हैं और सभी के द्वारा दुत्कार दिए जाते हैं। जिसके बाद 10 साल का चिंटू सोनल से कहता है, भूख से दर्द हो रहा है पेट में,
मेरा सिर भी बहुत जोर से चक्कर दे रहा है। चिंटू मेरे भाई, चल हम गांव से बाहर निकलकर किसी राहगीर से मदद मांगते हैं। दोनों बच्चे पेट की आग को शांत करने के लिए कड़कड़ाती धूप में गांव से सड़क का लंबा सफर भूखे प्यासे तय करते हैं और सोनल कहती है, यहाँ कोई ना कोई जरूर आएगा जो हमें खाना देगा, बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दोपहर की चकाचौंध गर्मी उन दोनों के शरीर को मानो सुखा रही थी। भूखे बच्चे पसीने से लथपथ होकर रास्ते पर राह देख रहे थे कि कोई आकर उन्हें खाना दे, पर सुनसान रास्ते पर उनके सिवा दूर दूर तक कोई नहीं था। दोपहर से शाम होने पर चिंटू कहता है, अब तक कोई क्यों नहीं आया खाना लेकर? मेरे से इंतजार नहीं होता, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर सोनल की नजर सड़क के उस पार घने जंगल पर जाती है और वो कहती है, चिंटू चल उस जंगल में चलते हैं, क्या पता वहाँ पर कोई फल पेड़ लगा हो। ठीक है दीदी, चलो। दोनों खाने की तलाश में जंगल में कदम रखते हैं तो उनकी नजर एक विशाल फलदार वृक्ष पर जाती है जो लाल सुंदर मीठे सेबों से लदा हुआ था और जंगल में एक झोपड़ी थी। तभी सोनल कहती है, देख चिंटू, हमारी भूख का जुगाड़ मिल गया। कुछ ही देर में शाम का उजाला धुंधला होने के साथ गहरा अंधेरा जंगल के चारों ओर छाने लगता है और चिंटू कहता है, सोनल दीदी, जल्दी से इन एप्पल्स को तोड़ लेते हैं, देखो रात होने वाली है, हम घर चलकर इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। जैसे ही सोनल सेब तोड़ती है तभी एक चुड़ैल उनके सामने प्रकट होकर खूनी लाल आंखें दिखाकर कहती है, नादान बच्चों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फलों के पेड़ को हाथ लगाने की? नीचे रखो मेरे सेब को, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। ये जंगल, ये पेड़ पौधे, इन सब पर मेरा राज है। चुड़ैल के खौफ से बच्चों के हाथों से सेब नीचे गिर जाते हैं और वो दोनों रोने लगते हैं। फिर चुड़ैल कहती है, तुमने मेरे जंगल में कदम रखने की जरूरत कैसे की? अब तुम्हें मरना होगा। चुड़ैल जी, हम दोनों 3 दिन से भूखे हैं। हमारे माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। भूख के मारे मेरे पेट में चोरों के दर्द हो रहा था, इसलिए हमने ये फल तोड़ा था। गांव के कोई भी लोग हमें खाने को नहीं देते, हम भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं, पर पिछले 3 दिन से हमें कुछ भी नसीब नहीं हुआ। ये सुनकर चुड़ैल का दिल ममता से उभर जाता है और उसकी डरावनी आंखों से खून के आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, तुम्हारी तरह मेरे भी 2 छोटे बच्चे थे। अब आपके बच्चे कहाँ हैं? चुड़ैल बिलक बिलक कर रोते हुए अपने बीते वक्त को याद करते हुए उन्हें बताती है। सरोजा अपने पति हरीश, बेटी गुड़िया और 6 माह के दूध मुहे बेटे के साथ सूरजमल गांव में रहती थी। उसका पति काफी बीमार अवस्था में बिस्तर पर पड़ा था, जिस कारण सरोजा खेतों में कटनी का काम करके घर का गुजारा करती थी। सरोजा सुबह उठकर कहती है, गुड़िया, पिताजी और मुन्ना का ख्याल रखना, मैं दोपहर तक खेत से आ जाऊंगी। बोझ बन गया हूँ तुम पर, ना मैं एक अच्छा पति बन सका और ना ही पिता। मुझे तो मर जाना चाहिए। ऐसा मत कहिए, सुख दुख तो जीवन के 2 पहलू हैं। हिम्मत हारने से कुछ हासिल नहीं होता। सरोजा के जाने के बाद गांव का सरपंच उसके घर आकर कड़वे लहजे में कहता है, छी 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 छी, हरीश, तुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए। जो तेरे रहते तेरी बीवी घर से बाहर कदम निकालकर गांव का नाम बदनाम कर रही है। जाइए आप यहाँ से, मेरे पिताजी को कोसने का आपका कोई हक नहीं है। बंद कर अपनी जुबान, वरना तेरा टेटुआ दबाते देर नहीं लगेगी, बित्ते भर की ततैया। जालिम सरपंच गुड़िया को जोर से धक्का देता है और वो दरवाजे के बाहर चौखट पर जा गिरती है, जिस कारण उसके सिर से मूसलाधार खून बहने लगता है। सरपंच डरकर 9-11 हो जाता है। सरपंच की बात हरीश को अंदर तक चोट पहुंचाती है, जिसके बाद वो हमेशा के लिए आंखें मूंद लेता है। तभी सरोजा घर लौटती है, जहां उसका दूध मुहा बच्चा बिलख कर रो रहा था और सरोजा कहती है, गुड़िया, ये सब कैसे हुआ? तुझे चोट कैसे लगी? माँ, आपके जाने के बाद जालिम सरपंच घर आया था। पिताजी की मौत का जिम्मेदार भी वही है, उसी ने मुझे बेरहमी से यहाँ धकेल दिया। ये कहकर गुड़िया दम तोड़ देती है और सरोजा गुस्से में बौखलाकर अपने बच्चे को गोद में लिए सरपंच के घर आकर कहती है, रूप सिंह, बाहर निकल, कहाँ मुंह छुपा कर बैठा है? कौन है जिसने गांव के सरपंच का नाम लेने की हिम्मत की? अच्छा, तो तू है।
जान प्यारी नहीं है क्या? तेरे कारण मेरी हंसती खेलती दुनिया खत्म हो गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रूप सिंह ने तेरे पति की तरह चूड़ियां नहीं पहनी। इन कलाइयों को गाजर ककड़ी की तरह तोड़ कर रख दूंगा, समझी? दोनों में बात बढ़ जाती है और गुस्से में बौखलाया हुआ सरपंच सरोजा को भी मौत के घाट उतारकर उसके नन्हे बच्चे की भी सांसें बंद कर देता है। और मरते वक्त सरोजा कहती है, सरपंच याद रख, आज से तेरी उल्टी गिनती शुरू। मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी, तुझे भी तड़पा तड़पा कर मारूंगी। और फिर उसने मुझे और मेरे परिवार को इस जंगल में काट दिया। तब से मैं यहीं भटक रही हूँ। आओ मेरे पास आओ, डरो मत। लो ये बल खाओ। उसी सरपंच के कहने पर कोई भी हमें खाने को नहीं देता। माँ पिताजी के गुजरने के बाद हम अनाथ ही बन गए। अब हमारा कोई नहीं है। आज से तुम मुझे अपनी माँ कहकर पुकारना। अब तुम मेरे साथ रहोगे। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझे बताना। ठीक है चुड़ैल माँ। दोनों बच्चे चुड़ैल के साथ उसकी झोपड़ी में रहने लगते हैं और ऐसे ही समय गुजरता है। दोनों उसको चुड़ैल माँ कहकर पुकारते। एक रात चुड़ैल कहती है, सरपंच आज की रात तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मैं आ रही हूँ। बदले की आग में जल रही चुड़ैल उड़ते हुए सरपंच की हवेली में घुस जाती है और कहती है, क्यों रे क्रूर निर्दयी सरपंच, पहचाना मुझे? तुझे तो मैंने जंगल में गाड़ दिया था, फिर तू लौट कैसे आई? तूने सिर्फ मेरे शरीर को गाड़ा था, मेरी आत्मा आजाद है। तू मरेगा। आज मैं तेरी आवाज इस महल की ऊंची दीवारों में कैद कर दूंगी। नहीं, मुझ पर रहम करो, मुझे मत मारो। तो जैसे हैवान को जीने का कोई हक नहीं। चुड़ैल उसे मारकर अपना बदला पूरा करके जंगल लौटकर कहती है, अब से तुम दोनों ही मेरी दुनिया हो, मेरी संतान हो और मैं तुम्हारी माँ। आप ही हमारी माँ है चुड़ैल माँ। चुड़ैल उन्हें सीने से लगाकर अपनी खुशहाल दुनिया शुरू करती है और तीनों एक साथ रहने लगते हैं। 3 चुड़ैल बहनें। छोड़ दे, वही तो, छोड़ दे। इस पैटीज पर नजर पहले मेरी पड़ी थी, मगर निशाना पहले मैंने साधा था। हटो तुम दोनों, क्योंकि इसे मेरी उंगलियों ने चारों तरफ से घेर रखा है और हमारी उंगलियों ने तुम्हारी उंगलियों को चारों ओर से घेर लिया है। एक पैटीज के पीछे तीनों कुत्ते बिल्ली के जैसे क्यों लड़े जा रही हो? इससे बेहतर बंटवारा करके आपस में खा लो। मगर माँ, ये पैटीज पिताजी मेरे लिए लाए थे, इसे तो मैं ही खाऊंगी। विधि की बच्ची, अगर तू पापा की परी है तो मैं भी माँ की मगरमच्छ हूँ। ये पैटीज तो मेरे ही पेट में जाएगा। तीनों के बीच पैटीज के पीछे का वाद विवाद भीषण महाभारत में बदल जाता है। तीनों एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट पर उतारू हो जाती हैं, जिसे देख तान्या थसकरी मारकर माथा पकड़कर कहती है, हे ईश्वर, कैसी झगड़ालू बिटिया जनी है मैंने। एक पल भी तीनों के बीच पटरी नहीं बैठती, जाने जब देखो घर को अखाड़ा बनाती रहती है। अरे तुम तीनों के महाभारत के कारण बेचारे पैटीज का भरता बन गया, अब बस करो। तेजसपुर गांव में रहने वाली तान्या की 3 बेटियां थीं। तीनों की उम्र में 2-2 वर्ष का अंतराल था। जहां विधि 16 बरस की थी, वहीं परिधि 14 की तो निधि 12 बरस की थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस रोज तीनों के बीच घमासान युद्ध न छिड़ता हो। वो हमेशा खाने की मेज को महाभारत का मैदान बनाती थी। समय गुजर रहा था। एक सुबह मेरे तीनों अनमोल रतन टिफिन तैयार कर दिया है, मन लगाकर पढ़ना, अलविदा। तीनों स्कूल के लिए निकल जाती हैं। तभी नन्ही निधि विधि छेड़ती है, अरे ओ विधि परिधि, ये कछुए की धीमी चाल चलना छोड़कर जरा तेज गति कर ले, वरना स्कूल मास्टर आज फिर तुम दोनों के गुर्दे छील देंगे। चुप कर, इस बित्ते भर की ततैया के बोल बच्चन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बेटा कायदे में रह लो, वरना खोपड़ी खिसक गई तो 2 गज जमीन में गाड़ दूंगी। मैं तेरी इन खोखली धमकी से नहीं डरती, तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। विधि ये निधि तुझे ललकार रही है, तुझे तू इस बात पर अब कर इसका बाल बाका। बेटा ज्यादा बकैती ना करो, वरना हम साथ मिलकर तुम्हारे सर की हरियाली निचवाकर सजनी से गजनी बना देंगे। विधि और निधि की खिल्ली उड़ाता देख परिधि उनके सिर पर मुक्का मारकर कहती है, बहुत बत्तीसी निकल रही थी। दोनों गुस्से में बौखलाकर परिधि पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाती हैं और तीनों लड़ते हुए सड़क के बीचों बीच आ जाती हैं कि एक क्रेन उन तीनों को कुचलकर आगे बढ़ जाती है। उसी पल तीनों की आत्मा भयानक चुड़ैल के वेश में उनके शरीर को भेदते हुए बाहर आती है और वो तीनों हवा में उड़ने लगती है। अरे ये क्या है, हम तीनों फर्श से अर्श पर कैसे आ गए? लगता है हम तीनों के अंदर फ्लाइंग जय बन गई है। चलो दौड़ाकर घर चलते हैं। तीनों चुड़ैल बहनें तेज तूफान को चीरती हुई घर का रुख करती हैं, जहां तान्या कहती है, इतनी सांझ हो गई, जाने मेरी बिटिया कहाँ रह गई है? माँ, हम ये रही, देखो माँ, लगता है माँ हमारे संग खेल खेल रही है। जैसे ही तीनों चुड़ैल तान्या के स्पर्श करने की कोशिश करती हैं, वो आर पार हो जाती है।
जिसे देख वो भौचक्की रह जाती है। अरे हम तीनों माँ के आर पार कैसे आए? कहीं हम तीनों पारदर्शी तो नहीं हो गए? अचानक गांव में रहने वाला हरिया हांफते हुए आकर तान्या से कहता है, अरे भौजाई, गजब हुई गवाह। अरे क्या ही हो गया हरिया? अरे गांव की सड़क पर आपकी तीनों बेटियों की लावारिश लाश पड़ी है। ये सुनते ही तीनों चुड़ैलों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अपने शव को देखकर तीनों चुड़ैल स्तब्ध रह जाती है, जिसके बाद वो गांव के जंगल को ही अपना बसेरा बना लेती है। आधी रात तीनों चुड़ैल पेड़ की डाल से उल्टा लटक कर कहती हैं, तुम दोनों की नादानी के चलते आज मैं इस बंजर बरगद पर टंगी हुई हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सड़क पर भिड़न तुम्हारे बीच हुई थी। आज मैं सिर्फ तुम दोनों चिमिरकी चुड़ैल के चलते भूतनी बनकर इस जंगल में भटक रही हूँ। सारी गलती सरासर इस बित्ते भर की ततैया की है। ना ये मुझे छेड़ती, ना मैं इससे भिड़ती। मुझ नन्ही सी जान को परेशान करके तुम्हें क्या मिल रहा है? तीनों चुड़ैल लड़ते हुए देर रात सो जाती हैं। देखते ही देखते तकरीबन 2 दिन गुजर जाते हैं। भूख के मारे मेरे पेट में मरे हुए चूहों ने कबड़ी मचा रखी है। मुझे भी जोरों की भूख लगी है, मगर हम अभी बाहर नहीं जा सकते, वरना दिन की धूप हमें सीधे जहन्नुम पहुंचा देगी। जन्नत तो हम जाने से रहे। थोड़ी ही देर में रात का घनघोर अंधेरा घिर आता है और चमगादड़ों की सेना आकाश में जोर शोर से सिसयाना शुरू करती है। तभी अंतिम चुड़ैल नाक सिकोड़ते हुए कहती है, मुझे किसी इंसान की बू आ रही है, चलो साथ मिलकर शिकार करते हैं। हाँ हाँ चलो। तीनों चुड़ैल हवा में हाथ फैलाए हुए जंगल से बाहर आती हैं, जहाँ कोसों दूर से आता हरिया साइकिल पर सवार गाते हुए आगे की ओर अग्रसर होता है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। तीनों चुड़ैल कहती हैं, कहीं करता होगा वो मेरा इंतजार, तेरी ही तमन्ना में रहता है बार बार। चुड़ैल को देख हरिया खौफ के मारे सर से पांव तक पसीने में सराबोर हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी होने के साथ उसकी अंतड़ियां सूख रही थी। चुड़ैल, अरे दादा बचाओ, अरे बचाओ रे, कौन हो? अरे बचाओ रे, कौन हो? ये तीनों चुड़ैल कितनी भयानक बनती है। तूने हमारी बुराई की, अब तू मरेगा। गुस्से में बौखलाई तीनों चुड़ैल उसे मारकर घसीटते हुए जंगल आती हैं, जहाँ परिधि चुड़ैल हाथ मलते हुए कहती है, मैं तो इसका कलेजा खाऊंगी। मेरी जुबान से तो लार टपक रही है, मैं तो इसके खून का रक्तपान करूंगी। ये मन की मिठाई तुम्हारे मुंह तक नहीं जाएगी, ये शिकार सिर्फ मेरी खुराक बनेगा। ऐसे कैसे? इसे पकड़ने में हमने तुम्हारा बराबर भरसक सहयोग किया है, खाली पीली खोपड़ी मत खिसकाओ। तीनों चुड़ैलों के बीच शिकार को लेकर बहसबाजी शुरू हो जाती है। उनके आतंक से पूरा जंगल बेडौल हो जाता है। ऐसे ही हर एक रात चुड़ैल लोगों को मारकर शिकार साधती थी। देखते ही देखते ये खबर गांव में सनसनीखेज हो गई। सभी सरपंच की सभा में उपस्थित होते हैं। अरे देखते ही देखते आधा गांव सफाचट हो गया, जाने कौन कर रहा है ये सब। सरपंच जी, ये सारा ब्यूचक्र तान्या की 3 चुड़ैल बेटियों का है। सच क्या है ये तो अब पुरोहित जी से पता चलेगा। सभी जन पुरोहित के पास आकर सारा मामला बताते हैं, जिसके पश्चात पुरोहित जी अंतर्ध्यान होकर कहते हैं, सत्य है, ये अतृप्त आत्मा उन तीनों चुड़ैल बहनों की है। पुरोहित जी, इन चुड़ैल बहनों से बचने का कोई तो समाधान होगा। समाधान तो है। आज पूर्णिमा की रात है, चांद की चमक अपनी चरम सीमा पर होगी। उस समय मैं यज्ञ करके उन चुड़ैलों को आमंत्रण दूंगा। पूरा गांव यज्ञ की तैयारियों में जुट जाता है। यज्ञ की आहुति के साथ तीनों चुड़ैल वहां उपस्थित होती हैं। क्यों बुलाया है? पुरोहित बंद कर ये यज्ञ, वरना एक ही पे में मैं तुझे पाताल लोक पहुंचा दूंगी। बंद करो ये बकैती। चिमिरकी चुड़ैल, तू इस पहलवान पुरोहित को हिला भी नहीं सकती। अरे वो चुड़ैल, बंद कर अपना सड़ा मुंह, बातों से ज्यादा तो बू निकल रही है तुझ में से। अरे विधि चाहे तो अपने बू से ही बंदा बेहोश कर दे। तीनों चुड़ैल के बीच युद्ध छिड़ जाता है। तभी तान्या रोते हुए कहती है, अरे अब तो झगड़ना बंद कर दो। इसी लड़ाई झगड़े के कारण तुम तीनों स्वर्ग से धार गई। देखा तुम दोनों चुड़ैल ने माँ को रुलाया। अरे अब तो एकजुट हो जाओ, मर कर भी मार काट कर रही हो। झगड़े से जिंदगी नहीं चलती, सुलह के साथ रहना सीखो। अगर एक मिजाज गर्म है तो दूजा नर्म रह सकता है। तान्या को बिलक बिलक कर रोता देख तीनों चुड़ैल बहनों की आंखों में खून के आंसू बरसने लगते हैं। माँ हमें माफ कर दो। अब हम समझ गई हैं कि लड़ाई झगड़े जीवन का जुड़ाव है। जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़े भी होते हैं। आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे। अलविदा माँ, अपना ख्याल रखना। तीनों चुड़ैल जिंदगी की सच्चाई का सबक पाकर सदा के लिए तेजसपुर गांव और जंगल से ओझल हो जाती है। मछली पकड़ने वाले भूतिया बच्चे। रात का समय था, चारों तरफ गुप्त अंधेरा और सन्नाटा था। तभी एक नदी किनारे 2 भूतिया बच्चे नदी के अंदर से बाहर निकलते हैं। अरे भैया चलो जल्दी से मछली पकड़ लेते हैं, उसके बाद माँ से भी मिलना है। हाँ सागर, तू सही बोल रहा है। माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। चलो अब जल्दी से मछलियाँ पकड़ के माँ के पास लेकर चलते हैं।
तभी सागर और गगन दोनों नदी से मछली पकड़ने लगते हैं और उन्हें एक झोले में डालकर अपनी माँ कौशल्या के पास ले जाते हैं। तभी वो खिड़की से झांक कर देखते हैं कि उनकी माँ घर में आराम से सो रही होती है। वो दोनों अपनी माँ के पास जाते हैं और मछलियाँ रख देते हैं। तभी गगन सागर से कहता है, भैया मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। कितने समय से माँ ने हम दोनों को प्यार भी नहीं किया है। देखो सोते हुए कितनी अच्छी लग रही है। हाँ भाई, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। माँ अपने हाथों से 2 निवाले प्यार से खिला दे तो पूरा पेट भर जाता था। गगन और सागर दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं कि तभी कौशल्या उनकी आवाज सुनकर करवट बदलने लगती है। तभी वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। कौशल्या नींद से जागती है और खुद से कहती है, अरे ये क्या, अभी तो मुझे यहाँ किसी के बात करने की आवाज आ रही थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी कौशल्या की नजर सामने रखे टोकरे के ऊपर पड़ती है जिसमें तालाब की खूब सारी मछलियां होती हैं। कौशल्या उन मछलियों को देखकर कहती है, अरे आज फिर कोई अपनी मछली मेरे घर में रख गया है। आखिर ये भला इंसान है कौन जो मेरे लिए रोज मछली पकड़ता है और घर में रख देता है। कौशल्या को कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन सुबह जब कौशल्या बाजार में मछलियां बेचने के लिए जा रही होती है, तभी लालू राम दुकान वाला उसे रोक लेता है और उससे कहता है, अरे कौशल्या बहन, कहाँ जा रही हो? जरा रुको तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानती हूँ लालू राम, तुम्हें अपने पैसे चाहिए, लेकिन मुझे कुछ वक्त का और समय दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। हर बार तो ऐसे ही बोलती हो, आखिर चुकाओगी कब? 3 महीने हो गए हैं, 1 रुपया भी नहीं दिया तुमने। तभी कौशल्या अपने पर्स से 500 का नोट निकालती है और लालू राम से कहती है, ये लो भाई साहब, अभी फिलहाल यही है, बाकी के बाद में दे दूंगी। 500 का नोट लेकर लालू राम वहाँ से निकल जाता है और कौशल्या के पास एक वही 500 का नोट था जिससे वो अपने घर का राशन लाने वाली थी, लेकिन वह भी उसे देना पड़ गया। कौशल्या पूरे दिन मछलियों को बेचकर जो पैसे कमाती, वो उनसे अपने लिए खाना खरीदने जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी मिल जाता है जो भूखा प्यासा एक सड़क किनारे बैठा होता है। मेरी मदद करो बेटी, मेरी मदद करो, 2 दिन से भूखा हूँ, किसी ने खाने को नहीं दिया। बेटी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कुछ खाना खिला दो मुझे। उस बुजुर्ग आदमी को देखकर कौशल्या को उस पर बहुत तरस आ जाता है और वो अपने पैसों से उस बुजुर्ग आदमी के लिए खाना खरीद लेती है और उसे खिलाकर अपने घर चली जाती है, जहाँ वो एक गिलास पानी पीकर उस दिन भूखे पेट ही सो जाती है। जैसे जैसे रात होती है, आधी रात के समय नदी से भूतिया बच्चे बाहर निकलते हैं और अपनी माँ कौशल्या के लिए मछली पकड़ने लगते हैं। पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ भूखे पेट ही सो गई है। मुझे उनकी चिंता हो रही है। हाँ भैया, मुझे भी माँ की चिंता हो रही है। चलो जल्दी से मछलियाँ पकड़कर माँ के पास चलते हैं। वो दोनों जल्दी से मछलियां पकड़ के अपनी माँ को देखने के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही वो अपने घर पहुंचते हैं, उन्हें घर में उनकी माँ बिस्तर में लेटी हुई दिखाई देती है, लेकिन उनकी माँ पेट के दर्द की वजह से बुरी तरह तड़प रही होती है। हाय राम, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है आज खाना ना खाने की वजह से ये सब हो रहा है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने लिए दवाई लेकर आ जाऊं। सागर और गगन अपनी माँ की हालत देखकर रोने लगते हैं, जिसके बाद उनसे बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी माँ को देखने के लिए उनके पास चले जाते हैं। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ आपको? हमें बताओ, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे। माँ, आप बीमार कैसे हो गई? क्या आपने आज खाना नहीं खाया है? दोनों को देखकर कौशल्या थर-थर कांपने लगती है और चिल्लाने लगती है, भूत, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, यहाँ देखो 2 भूत हैं। तभी अपनी माँ को चिल्लाते हुए देख सागर कहता है, अरे माँ, आप हमें भूल गई। हम तुम्हारे ही तो बेटे हैं जो अभी से 1 साल पहले मर गए थे। माँ, आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं गगन हूँ, आपका छोटा बेटा, और ये सागर भैया हैं। क्या आप हम दोनों को भूल गई हो? ये सुनने के बाद कौशल्या को अपने बच्चों को पहचानने में देरी नहीं लगती और वो तुरंत उन दोनों को गले से लगा कर कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़े, कहाँ थे तुम दोनों और ये क्या हालत बनी हुई है तुम्हारी? तुम्हारा ये हाल किसने किया? माँ, ये 1 साल पहले की बात है। हम दोनों भाई आपसे छुपकर नदी किनारे खेलने चले गए थे, जहाँ सभी मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। हम दोनों वहाँ खेलते खेलते उन मछुआरों को देख रहे थे
तभी हमें याद आया कि आप भी हमारे लिए मछली पकड़ कर लेकर जाती हो। उसके बाद हम दोनों भाइयों ने आपके लिए मछली पकड़ने के लिए सोचा, जिसके बाद हम दोनों मछली पकड़ने के लिए नदी में उतर गए। लेकिन माँ, मछली पकड़ते पकड़ते हम दोनों भाई नदी के अंदर ही डूब गए थे। वहाँ खड़े कई सारे मछुआरे हमें देख रहे थे। वो चाहते तो हम दोनों को बचा लेते, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की और हम डूबते डूबते पानी के अंदर चले गए। हम दोनों मर गए थे। हमारी लाशों को समुद्र की मछलियों ने खा लिया था, इसलिए हमारा शरीर आपको नहीं मिला। लेकिन मरने के बाद माँ, हम दोनों भाइयों को शांति नहीं मिली और हम यहाँ वहाँ भटकने लगे। एक दिन जब हम दोनों आपको देखने के लिए आए तो घर का मकान मालिक आपसे पैसे मांग रहा था और आपके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसने आपको बहुत बुरा भला कहा। तब से ही हम दोनों आपके लिए मछली पकड़ कर लाते हैं और यहाँ छोड़ जाते हैं। अपने दोनों बच्चों की ये बात सुनकर कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम दोनों के गायब होने की वजह से मैं पूरी तरह टूट गई थी और बहुत बीमार भी हो गई थी। अब तुम दोनों मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहकर कौशल्या उन दोनों को गले से लगा लेती है और हर रोज रात के समय अपने दोनों भूतिया बच्चों से नदी किनारे मिलने जाने लगती है। सागर और गगन अपनी माँ की बहुत मदद करते हैं और उसे मछलियाँ पकड़ पकड़ कर देते रहते, जिसकी वजह से कौशल्या अपने रोजमर्रा की जिंदगी अच्छे से गुजारने लगती है और अपने दोनों भूतिया बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।